गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बी.कॉम पार्ट थर्ड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो क्लास में अपन ने जो अपना पहला पेपर है फंक्शनल मैनेजमेंट का, उसका अर्थ जाना था कि क्रियात्मक प्रबंध क्या होता है और क्रियात्मक प्रबंध की विभिन्न परिभाषाओं को जानने का प्रयास किया था और ये भी देखा था कि क्रियात्मक प्रबंधक कौन होते हैं। अब इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए मैं आपको क्रियात्मक प्रबंधक या क्रियात्मक प्रबंध की विशेषताओं को बताने जा रहा हूँ कि क्रियात्मक प्रबंध की क्या विशेषताएं होती हैं। क्योंकि हमने डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, तो विशेषताएं अगर हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से पता लगेगा कि क्रियात्मक प्रबंध की क्या प्रकृति है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो क्रियात्मक प्रबंध की जो पहली विशेषता है वो है विशिष्टीकृत क्षेत्रों का प्रबंध। अब क्रियात्मक प्रबंध का जहाँ तक सवाल है, ये किसी संस्था के विशिष्टीकृत या कार्यात्मक क्षेत्रों का प्रबंध है। मतलब क्रियात्मक प्रबंध क्या है, ये हमने परिभाषाओं में दिखा कि ये किसी संस्था के विशिष्टीकृत क्षेत्रों या कार्यात्मक क्षेत्रों का प्रबंध है। और ये कार्यात्मक क्षेत्र कौन से होते हैं? ये होते हैं किसी भी संस्था में उत्पादन, विपणन, वित्त, सेवी वर्गीय इत्यादि इत्यादि। दूसरा है क्रियात्मक प्रबंधक। अब क्रियात्मक प्रबंध के प्रत्येक विशिष्टीकृत क्षेत्र के कार्यों के प्रबंध के लिए जो है एक व्यक्ति उत्तरदायी होता है। उस व्यक्ति को हम क्रियात्मक प्रबंधक के नाम से जानते हैं। मतलब प्रत्येक विशिष्टीकृत क्षेत्र के प्रबंध करने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जाता है, उत्तरदायी बनाया जाता है, और उस जिम्मेदार या उत्तरदायी व्यक्ति को ही हम क्रियात्मक प्रबंधक के नाम से जानते हैं। तीसरा है विशिष्टीकरण पर आधारित। तो क्रियात्मक प्रबंध जो है ये पूर्णतः हेनरी फ्यूल के कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण के क्षेत्र या सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत ये कहता है कि कार्य का विभाजन छोटे छोटे टुकड़ों में करना चाहिए और जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष हो, जिस कार्य में विशेष योग्यता रखता हो, उसको वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। इससे कार्य जल्दी होता है, अच्छा होता है और बढ़िया होता है। तो कार्यात्मक प्रबंध जो है वो पूर्णतः विशिष्टीकरण पर आधारित होता है। चौथा है कार्यानुसार विभागीकरण। अब कार्यात्मक प्रबंध में हम जो विभागीकरण करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, वो विभागीकरण किस पे आधारित होता है? वो विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक विभागों की स्थापना करनी पड़ती है। पांचवा है सामान्य प्रबंध की विशिष्टीकृत शाखा। तो जो क्रियात्मक प्रबंध है ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये सामान्य प्रबंध की एक विशिष्टीकृत शाखा है। जैसा कि कल परिभाषाओं में जो अपन ने देखा था, मैसी ने बताया था कि क्रियात्मक प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशिष्टीकृत शाखा है। यह संस्था के संपूर्ण प्रबंध के कार्यकारी क्षेत्रों के प्रबंध से ही सरोकार रखता है। नेक्स्ट, विशिष्ट क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या वाइड स्कोप। अब क्रियात्मक प्रबंध का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, वाइड है। अब क्रियात्मक प्रबंध का क्षेत्र विस्तृत क्यों है? क्योंकि सामान्यतः इसमें संस्था के उत्पादन, विपणन, वित्त, लेखांकन, शोध एवं विकास आदि सभी क्षेत्रों के प्रबंध को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के प्रबंध को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका प्रबंध या इसका जो क्षेत्र है, दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट है पारस्परिक संबंध। अब क्रियात्मक प्रबंधकों का सामान्य प्रबंधकों के साथ पारस्परिक संबंध अवश्य होता है। सामान्य प्रबंधक मतलब जो लाइन स्टाफ है और क्रियात्मक प्रबंध स्टाफ या विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो क्रियात्मक प्रबंधकों का सामान्य प्रबंधकों के साथ पारस्परिक संबंध अवश्य होता है। इनका अन्य प्रबंधकों के साथ लेटरल या डायगोनल दोनों ही प्रकार का संबंध हो सकता है। लेटरल मतलब पार्श्विक और विकर्णीय या तिरछा मतलब डायगोनल हो सकता है। नेक्स्ट है रेखा तथा स्टाफ कर्मचारी। क्रियात्मक प्रबंध यद्यपि क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, स्टाफ कर्मचारी कहलाते हैं, क्योंकि ये विशेषज्ञता रखते हैं जिस भी
डिपार्टमेंट में होते हैं उसकी, इनका जो है मध्यवर्गीय या उच्च मध्यवर्गीय प्रबंध रेखा अधिकारी भी हो सकते हैं। मतलब इसमें जो उच्च स्तरीय वो तो विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन जो मध्य स्तरीय या उच्च मध्य स्तरीय प्रबंधक है वो रेखा अधिकारी भी हो सकते हैं। तो रेखा तथा स्टाफ कर्मचारी इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है धुरी भूमिका। अब प्रत्येक क्रियात्मक प्रबंधक की एक धुरी भूमिका होती है, डबल रोल होता है। डबल रोल कैसे होता है कि एक तरफ तो ये अपने विभागीय कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब इनको अपने विभाग के समस्त कार्यों को करना पड़ता है जिनके लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, और दूसरी तरफ ये स्टाफ या विशेषज्ञ की भूमिका भी निभाते हैं, और ये अपने जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं उनको विशेषज्ञ के तौर पर सलाह भी देते हैं। तो इनकी दोहरी भूमिका होती है क्रियात्मक प्रबंधकों की। वो ये है कि एक तरफ तो विशेषज्ञ होने के नाते इनको अपने उच्च प्रबंधकों को विशेषज्ञ के रूप में सलाह देनी पड़ती है, और अपने विभागों के कार्यों का संचालन भी एक विशेषज्ञ की भांति करना पड़ता है। तो इनका दोहरा रूप होता है। नेक्स्ट है परस्पर व्यापी प्रबंध। अब क्रियात्मक प्रबंध जो है वो परस्पर व्यापी प्रबंध है, ओवरलैपिंग मैनेजमेंट है। ओवरलैपिंग कैसे है, जैसे अगर हम बात करें कि संस्था का जो सेवी वर्गीय विभाग है, अब संस्था का जो सेवी वर्गीय विभाग है, पर्सनल डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, वो सेवी वर्गीय विभाग को अपने विभाग के तो समस्त कार्य करने ही पड़ेंगे, लेकिन संस्था के जितने भी अन्य डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं उन सब लोगों का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उन सब लोगों की भी बातचीत करनी पड़ेगी, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेवी वर्गीय विभाग न केवल अपने विभाग के कार्यों को करता है, बल्कि उसे अन्य जितने भी विभाग हैं उन सब विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों को भी देखना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हम वित्त विभाग की बात करें तो वित्त विभाग अपने विभाग का तो काम करता ही है, लेकिन वित्त विभाग का संबंध उत्पादन से भी है, विपणन से भी है, लेखांकन से भी है, और वित्त विभाग का संबंध विकास से भी है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो क्रियात्मक प्रबंध है वो परस्पर व्यापी प्रबंध है, ओवरलैपिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है विभिन्न स्तर। अब क्रियात्मक प्रबंध जो है उसके भी विभिन्न स्तर हो सकते हैं, डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। इसमें जैसे विभागीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पर्यवेक्षक जिसे सुपरवाइजर कहते हैं, फोरमैन आदि प्रबंधकीय स्तर हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो वित्त विभाग का अध्यक्ष, उसका उपाध्यक्ष, वित्त विभाग का प्रबंधक, शाखा प्रबंधक आदि प्रबंधकीय स्तर हो सकते हैं। तो कार्यात्मक प्रबंध या क्रियात्मक प्रबंध के भी विभिन्न स्तर या वेरियस लेवल्स होते हैं। अब दूसरा है अंतर्निर्भर प्रबंध, इंटरडिपेंडेंट मैनेजमेंट। क्रियात्मक प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों का प्रबंध एक दूसरे पर निर्भर होता है। मतलब क्रियात्मक प्रबंध अपने आप में नहीं किया जाता, इसके प्रबंध के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय करना पड़ता है। क्रियात्मक प्रबंध को करने के लिए करना पड़ता है, संस्था में एक दूसरे का सहयोग और समन्वय करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही संपूर्ण संस्था की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। तो क्रियात्मक प्रबंध अंतर्निर्भर प्रबंध माना गया है। नेक्स्ट है समान प्रबंधकीय प्रक्रिया एवं सिद्धांतों का पालन। समान प्रबंधकीय प्रक्रिया मतलब ये है कि क्रियात्मक प्रबंध चाहे किसी भी विभाग से संबंधित, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी विभाग से क्रियात्मक प्रबंध का संबंध है, सभी को समान प्रबंध प्रक्रिया और समान प्रबंध सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। मतलब कोई भी विभाग हो उसको सामान्य जो प्रबंध की प्रक्रिया है, जो मैनेजरियल प्रोसेस है, या जो सामान्य प्रबंध के सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है, उनका पालन करना ही पड़ता है, उनको अपनाना ही पड़ता है। कोई भी विभाग, मतलब ऐसा एक भी विभाग नहीं है, कोई भी विभाग नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया में प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाए बिना अपने कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। मतलब प्रबंध की प्रक्रिया में आपका नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, विपणन, निर्देशन ये सब आते हैं। अब कोई भी विभाग इन सब कार्यों को करने के लिए जो प्रबंधकीय सिद्धांत हैं उनको फॉलो नहीं करे या उनको ना अपनाए, तो उनको अपनाए बगैर अन्य कार्यों को करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है विभिन्न तकनीकी ज्ञान, विशिष्ट तकनीकी ज्ञान एवं कौशल, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल्स। अब प्रत्येक क्रियात्मक प्रबंधक किसी विशिष्ट क्षेत्र या विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब विभागीय प्रबंधक जो है, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है, वो अपने विभाग के कार्यों के लिए
उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी लायबिलिटी होती है अपने विभाग के कार्यों को करने की। अतः उसे उस अपने विभाग के कार्यों को करने के लिए या कर पाने के लिए तब विशिष्ट तकनीकी ज्ञान या कौशल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना वो अपने विशिष्ट क्षेत्र का प्रबंध नहीं कर सकेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो विभागीय प्रबंधक होता है या डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, उसको भी विशिष्ट ज्ञान या कौशल उसका होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा या कौशल नहीं होगा, तो न तो वो स्वयं काम कर पाएगा और न वो अपने विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों से काम को करवा पाएगा। तो क्रियात्मक प्रबंधन हम देखते हैं कि जो विभिन्न विभाग होते हैं, उसमें काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो विशिष्ट तकनीकी ज्ञान और कौशल रखते हैं। और लास्ट है, प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य। अब मस्ट फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि क्रियात्मक प्रबंध प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य है। इट इज़ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अब अनिवार्य क्यों है? क्योंकि चाहे संगठन संरचना हम कह सकते हैं कैसी भी क्यों ना हो, या संगठन संरचना आप कैसी भी क्यों ना बना लें, क्रियात्मक प्रबंधकों की आवश्यकता जो है वो सदैव पड़ेगी। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्रियात्मक प्रबंधकों की आवश्यकता सदैव पड़ेगी। इसका कारण ये है कि आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था में विशिष्टीकरण के कारण सभी कार्यों को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। मतलब क्यों हम देखते हैं कि प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य है? क्योंकि वर्तमान में विशिष्टीकरण का बोलबाला है, और विशिष्टीकरण के बोलबाले के कारण से प्रत्येक संस्था को विभिन्न विभागों की स्थापना करनी पड़ती है, कार्यों को विभिन्न कार्यों में बांटना पड़ता है। इन विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न क्रियात्मक प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक प्रबंध जो है प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको कुछ जो पॉइंट बताए, ये पॉइंट्स क्रियात्मक प्रबंध की प्रकृति या विशेषताओं को प्रकट करते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये 15 पॉइंट्स मैं दोबारा बोल देता हूँ। तो क्रियात्मक प्रबंध की विशेषताओं में पहला है विशिष्टीकृत क्षेत्र का प्रबंध, दूसरा क्रियात्मक प्रबंध, तीसरा विशिष्टीकरण पर आधारित, चौथा कार्यानुसार विभागीकरण, पांचवा सामान्य प्रबंध की विशिष्टीकृत शाखा, छठा विस्तृत क्षेत्र, सातवां पारस्परिक संबंध, आठवां रेखा एवं स्टाफ कर्मचारी, नवां दोहरी भूमिका, 10वां पारस्परिक प्रबंध ओवरलैपिंग मैनेजमेंट, 11वां विभिन्न स्तर, 12वां आत्मनिर्भर प्रबंध, 13वां समान प्रबंधकीय प्रक्रिया एवं सिद्धांतों का पालन, 14th विशिष्ट तकनीकी ज्ञान एवं कौशल, और 15वां और लास्ट में प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य। तो इस वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो क्लास में मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपसे चर्चा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको विशेषताएं बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी।